हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, क्लास 10th मैथ्स के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा, यानी जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और तैयारी कर रहे हैं 2026 की, उन सभी विद्यार्थियों को ये पता होनी चाहिए कि उनके बोर्ड एग्ज़ाम में 20 नंबर का जो है आपको एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 20 महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी आता है उसको हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, बहुविकल्पी का लेवल क्या है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिया गया पहला क्वेश्चन HCF 306 कामा 657, ठीक है, बराबर में दिया गया 9। यानी कि कहने का मतलब ये बोल रहा है कि 306 और 657 का जो HCF है यानी कि मस है, आपको 9 दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर 306 और 657 का आप लस ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लस ज्ञात करना है। तो आप सभी लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा ही होगा। कौन सा फार्मूला भाई? तो आपने ये पढ़ा है कि पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, एलसीएम, और गुणे में क्या होता है, तो एचसीएफ होता है। ठीक है, अब चूंकि हमें पहली और दूसरी संख्या पता है, यहाँ पर पहली दूसरी संख्या, तो हम इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो पहली संख्या जो हमारी है वो 306 है, और गुणे में दिया गया है दूसरी संख्या, तो 600 क्या दिया है, यहाँ पर दिया गया है 57 दिया गया है। इज इक्वल टू में एलसीएम, एलसीएम हमें पूछा है, तो एलसीएम से तो हमें यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है। और गुणे में हमें एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ हमें दिया गया यहाँ पर 9 दिया गया है। तो हम अगली स्टेप पे हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 306, और गुणे में यहाँ पर क्या लिखेंगे, 657 लिखेंगे, और उसके बाद लगाएंगे बटा, और बटे में हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, एलसीएम, क्योंकि हमें एलसीएम ही ज्ञात करना है। ठीक है, इतना सभी लोग को आई होप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे भाग दें तो 9 सते यहाँ पर 63 हो जाएगा, 2 बचेगा, और 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो 306 जो आपका है, इसको आपको ज्यों का त्यों लिखना है। तो 306 गुणे 9 से काटेंगे तो 9 सते 63 7 बार में, और 9 त्रिक 27 यानी कि 73 बार में आप यहाँ से इस काट सकते हैं। और इक्वल टू में आपको दिखाना होगा क्या, एलसीएम दिखाना होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर आप जो है 73 का गुणा 306 में करेंगे, तो आपका जो गुणा है, गुणा करने पर जो आंसर आएगा, ठीक ठीक है, तो जब आप 306 और 73 का गुणा करिएगा, तो आएगा आपका जो गुणा करने पर जो आएगा वो आएगा 22, 33, 8। यही आपका जो है एलसीएम जो है ज्ञात हो जाएगा। अब आपको चेक करना होगा कि आपके किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरे में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, कह रहा है संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n एक है, यानी n की संख्या आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे n की संख्या मान लेते हैं, एक बार हम रखेंगे 2, बड़ी संख्या तो रखते हैं ताकि 8 से विभाजित हो। जैसे कि हम रखते हैं यहाँ पर 4 रख लेते हैं और 5 रख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर एन स्क्वायर लिखा है, एन स्क्वायर का मतलब 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और माइनस 1 है तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, 15 हो जाएगा। और ये 15 क्या 8 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। अब हम n के स्थान पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 का वर्ग यहाँ पर करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 25, और माइनस में 1 है, जब आप घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 24, और 24 क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो जब हमने क्या लिया, सम संख्या यहाँ पर लिया, तो ये विभाज्य नहीं हुआ।
जैसे हमने क्या लिया 5 यानी विषम संख्या लिया तो वैसे भी भाज्य हो गया। तो हम क्या बोलेंगे यह एक क्या है विषम संख्या है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू में 6 तथा x माइनस वाई इक्वल टू में 2 का हल है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समीकरण दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू में दिया गया है 6। तो हम दोनों संख्या ऑप्शन से ले लेते हैं। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 4 3 7 हो जाएगा, जोड़ेंगे तब। ये 4 2 6 होगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। और मान लेते हैं x के स्थान पे इसको और y के स्थान पे इसको, तो x और y दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो रहा है और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो आपकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथे को। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 इक्वल टू में 0 के मूलों का गुणनफल होगा। आई होप आप सभी को पता होगा कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में क्या होता है सी अपान में ए, इसका ये फार्मूला होता है। और ये ए बी सी क्या होता है, तो ये जो एक्स का गुणांक होता है वो इसको ए बोलते हैं, जो सॉरी जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है इसको हम लोग ए का मान बोलते हैं, जो एक्स का गुणांक होता है उसको बी को बोलते हैं। एक होता है कांस्टेंट यानी सी का मतलब अंक जो होते हैं वो। ठीक है, तो सी अपान ए है, तो सी का यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर आपको क्या मानना होगा 0 होगा। ए का मतलब यहाँ पर 3 दिया गया है और जब भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो उस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर जो पहला दिया गया है वो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन कठिन बिल्कुल भी नहीं है। दिया क्या गया है, यदि tan थीटा बराबर a बटा बी तो इतने का वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम जो ये tan थीटा लिखा है इसको हम पूरा नोट कर लेते हैं। तो हमें दिया गया है यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू में दिया गया है ए और बटे में क्या दिया गया है बी। तो आप सभी को पता है tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा और बटे में लिख सकते हैं हम क्या cos थीटा। इसका अर्थ ये हुआ कि cos थीटा की वैल्यू हमें ये पता चल गया और sin थीटा की वैल्यू ये पता चल गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ए लिखा। अब देखिए हम मान बैठा रहे हैं इस पर। ठीक है, तो ए है इंटू साइन थीटा का मान हमें पता चला कितना ए माइनस बी, कास थीटा की वैल्यू पता चला कितना बी है, अपान में यहाँ पर कितना है ए है तो ए लिखे इंटू साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा का मान ए हो जाएगा और प्लस में बी कास थीटा की वैल्यू बी। तो जब हम ए का गुणा ए में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का गुणा जब बी में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में ए का गुणा हो जाएगा ए में हो जाएगा तो ए स्क्वायर और बी का बी में होगा तो बी स्क्वायर। तो अब चेक कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। पूछा गया है क्या 15 18 और 24 का ल से पूछा गया है। एलसीएम वैसे आप बेसिक विधि जानते ही होंगे, लेकिन अगर बेसिक विधि आप लोग नहीं जानते हैं तो आप ऑप्शन से करिएगा। जैसे 15 का इसमें भाग दीजिए, फिर 18 का, फिर 24 का। जो ऑप्शन पूरा यानी कि जो संख्या जो है पूरे ऑप्शन को काट देगा, कहने का मतलब जितनी भी संख्या हमारा जो दिया गया है वो तीनों संख्याएं हमारे किसी भी एक ऑप्शन को पूरी तरीके से विभाजित कर देती हैं, यानी तीनों संख्या। तो वही हो जाएगा इसका ल स। ठीक है, तो क्या करिएगा आप चेक कर लीजिएगा। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 360। ठीक है, तो इतना आपका ये क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। और क्वेश्चन नंबर 7वें में आपसे क्या बोला है 2 साइन ए इक्वल टू में दिया गया है 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि ए बराबर, यानी इसका कहने का मान हम ए का ऐसा कौन सा मान रखें जो दोनों कंडीशन को क्या करे बराबर, यानी दोनों वैल्यू को क्या करे बराबर करे। देखिए समझिएगा,
मान लीजिए हम पहले ऑप्शन को लेते हैं, जीरो यहाँ पर दिया गया है। तो जब हम यहाँ पर लेंगे जीरो, तो जब यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ये पूरा पूरा साइन जीरो, अंश का मान जीरो हो जाएगा। और उसी तरीके से जब हम किसी संख्या यानी 2 से गुणा हम जीरो में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा जीरो। तो जीरो दोनों साइड में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या लिया कि जीरो हो गया, तो हमने लिया यहाँ पर जीरो अंश। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जीरो अंश लेंगे तभी दोनों साइड जीरो हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वें को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, कह रहा है कि माध्यक, माध्यक को माध्यिका भी बोलते हैं, तो आप ये समझ के रखिएगा। ठीक है, तो माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा, यानी ये एक फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो संबंध होता है या होगा वो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आपको कहीं कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर आप ध्यान से समझिएगा तो यहीं पर आपको कभी कभी आपको यहाँ पर माध्यिका दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा, माध्यिका। तो इसको आप लोग यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, माध्यक की जगह माध्यिका देगा, तो वही ये दोनों एक ही चीज़ है, माध्यक और माध्यिका। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, जब भी आपको दो अनुपात दिया है यानी समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो अनुपात में दिया है और आपसे पूछेगा इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना है, इसका वर्ग कर देना है। जैसे 4 का वर्ग करिएगा तो 16 हो जाएगा, अनुपात 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा। और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म छांटना है। आई होप आप सभी को सहअभाज्य संख्या पता होगा। जिन दो संख्याओं के बीच का जो HCF होता है वो एक होता है। जैसे कि यहाँ पर 2 ले लीजिए और ये 3 ले लीजिए। हम आपसे पूछें इन दोनों के बीच HCF कितना है, तो आप कहेंगे कितना, 1 है HCF। तो ये दोनों क्या संख्या है, ये दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या कहला जाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 14 और 35 नहीं होगा क्योंकि ये 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कटेगा, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर एक संख्या में दिया गया 18 और 25। देखिए 18 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा, लेकिन ये 5 किसी दूसरे संख्या यानी 5 से कटेगा। तो इन दोनों के बीच का HCF जो होगा वो एक ही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो दूसरा वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका HCF निकाल कर वहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर समीकरण दिया गया है, कह रहा है कि 2x² + 3x - m = 0 का एक मूल माइनस में 1 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत छोटा सा संख्या है। ठीक है, सबसे पहले आपसे कह रहा है क्या, समीकरण दिया गया है उसको आप नोट करिए। सबसे पहले आप क्या करिएगा यहाँ पर मान लीजिए हम एक यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 2 है, तो हम 2 को नोट कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, x है, x का मान कितना दिया गया है, -1। अब -1 का आपको करना है क्या, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि -1 2 बार लिखा है गुणा के रूप में, और एक एक कम एक हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर कितना आपको मिलेगा, 1 मिलेगा, और प्लस में यहाँ पर कितना है, तो 3 है, 3 लिखिए, इंटू x का मान कितना है, -1 और माइनस में m इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 एक कम 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, 3 एक कम 3, माइनस में m इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब घटा लीजिए तो माइनस में यहाँ पर 1 और माइनस में m इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या होगा, अब ये जो माइनस आपको दिख रहा है इसको 95 कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -m और ये हो जाएगा +1।
अब देखिए क्योंकि ये चर पद है यम, तो ये माइनस में नहीं होता है, तो इसका माइनस हमें हटाना होगा और माइनस हटाने के लिए यहाँ पर हम एक की साइड में माइनस को हम भेज देंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमें m की वैल्यू जो पता हो गई यहाँ पर कितना माइनस में 1, यानी m बराबर जो हमने वैल्यू प्राप्त किया है वो कितना प्राप्त किया है माइनस में 1। तो -1 जो देखेंगे आप ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -1। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम, देखिए ये वाला कंडीशन आपको समझना होगा, प्रत्येक सम निम्न रूप का होता है, यानी हर कंडीशन पे आपको सम संख्या ही देगा। अब जैसे यहाँ पर हम लेंगे ऑप्शन नंबर पहले वाले को, मान लेते हैं हम कोई विषम संख्या यहाँ पर लेते हैं 3 और प्लस में 1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर हम कोई सम संख्या मान लीजिए लेते हैं 4 और प्लस में 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5। तो यहाँ पर बोला है प्रत्येक सम पूर्णांक होना चाहिए, तो एक बार ये सम हो रहा है, एक बार ये विषम हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम सम लेंगे तो सम होगा, विषम लेंगे तो विषम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, अब इस वाली संख्या को लेना होगा। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं, मान लीजिए 2 है तो 2 को ज्यों करते हो इंटू, यहाँ पर कोई विषम संख्या हम 3 लेते हैं और प्लस में 1, तो 2 तिहाई यहाँ पर हो जाएगा 6 और प्लस में 1, तो इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई सम संख्या 4, तो यहाँ पर 4 और प्लस में 1, तो 4 दूना हो जाएगा 8 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9। तो ये तो विषम विषम दे रहा है ना, तो यहाँ पे हमसे सम पूछा है, तो जब 3 ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं तो ऑप्शन नंबर चौथा ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिखिए इंटू कोई विषम संख्या 3 ले लीजिए, तो 2 तिहाई यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर से लिखिए 2 इंटू, अब यहाँ सम संख्या लीजिए 4, तो 4 गुना का कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर देखिए हर कंडीशन पे हमको क्या दे रहा है, सम दे रहा है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है क्या, वह सबसे बड़ी संख्या मतलब जिससे भाग देने पर ऐसा बोला जा रहा है कि 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। मतलब इसमें ऐसी कौन, मतलब इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है जो कि भाग देने पर शेषफल के रूप में, जैसे मान लीजिए कि पहले जब उससे भाग दिया जाएगा तो जैसे 70 में भाग देंगे तो हमें शेषफल 5 देगा, और 125 में जब हम भाग देंगे तो शेषफल कितना देगा, 8 देगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देगा तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहली वाली जो संख्या है उसमें आपको पहला शेषफल माइनस करना होगा। तो 70 में से आप जब 5 घटाइएगा तो यहाँ पर आपको बचेगा ये 65। ठीक है, ये पहली संख्या प्राप्त हुई। अब 125 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका जो बचेगा वो हो जाएगा आपका 117। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। तो 65 को हम तोड़ सकते हैं दो भागों में, 5 गुणे 13, यानी 13 पचा 65। ठीक है, और 117 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3 और गुणे में 13 तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 13 9 117 होता है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हम यहाँ से HCF यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। देख सकते हैं अभी दोनों संख्या हमारे यहाँ पर क्या है, दोनों में 13 है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा HCF होता है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो HCF आप ज्ञात कर लिए तो इसका मतलब ये हो गया इस क्वेश्चन का आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन देगा तो आप फटाक से उसका HCF निकालिए, दोनों संख्या का पहले माइनस करिएगा, फिर उसका HCF निकालिएगा और आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, वह संख्या होगी क्या। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमारा जो संख्या दिया गया वो दिया गया 21 दिया गया, इसका कह रहा है 1/3 मतलब 1/3 से इसको गुणा करना होगा। ठीक है, तो 3 से जब काटिएगा तो 3 से जब काटिएगा तो क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, 1/3 भाग 21 के बराबर है वह संख्या
बताइए। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर इसको समझिएगा, ये वाला मेथड मत आप लोग लगाइएगा। यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या का, आप संख्या नहीं पता है तो हम क्या मान लेंगे, संख्या को हम मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, और कह रहा है 1/3, तो यहाँ पर लिखिएगा x/3 बराबर है किसकी, 21 के। ठीक है, 21 के बराबर है तो वह संख्या याद करिए। इसके नीचे मानिए 1 का गुणा x में करिएगा तो यहाँ पर x हो जाएगा, और 3 का जब इसमें करिएगा तो 3 दूना 6 और 3 एक कम 3, 63 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं 63 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, कह रहा है बिंदु पी ब्रैकेट में दिया गया -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी आपसे पूछ रहा है। मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। जब भी मूल बिंदु से आपसे दूरी पूछेगा तो आप क्या करिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं x और इसको बोलते हैं y पहले को। तो इसका वर्ग करिएगा, 6 का 36 हो जाएगा, और प्लस में 8 8 ये हो जाएगा 64। तो जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा रूट में 100, और 100 जो होता है वो 10 का वर्ग होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछ रहा है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, त्रिज्या आपको दिया गया है। ठीक है, तो त्रिज्या आपको दिया गया है, परिधि निकालना है, उसके लिए आपको एक फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। तो 2 है, पाई का मान क्या होता है 22, और बट्टे में क्या होता है 7 होता है, इंटू त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 14 दिया गया है। 7 से काटिएगा, 7 से ये कट जाएगा आपका 2 बार में, 22 दूना 44 दूना कितना होता है 88 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप काटिएगा, 7 से काटिएगा 2 बार में, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो 88 सेंटीमीटर इसकी जो परिधि होगी वो निकल के यहाँ पर आएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है भाई। यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य, ठीक है, माध्य दिया गया है, माध्यिका दिया है, आपसे पूछ रहा है बहुलक। इस टाइप का हमने एक फार्मूला आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं भाई। तो हमने एक आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि भाई बहुलक, ठीक है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, या फिर माध्यिका भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या था, 2 माध्य, ये सवाल था यहाँ पर, ये फार्मूला हमने बताया था। तो यहाँ पर आपको बहुलक देखिए क्या करना है, तो बहुलक को आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर 3 है तो 3 लिखिए, गुणे माध्यिका यानी माध्यक का मान हमें दिया गया कितना, 20 दिया गया है। ठीक है, तो 20 लिखिए, माइनस 2 है तो 2 लिखिए, इंटू माध्यिका कितना दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है 20 दशमलव में दिया गया है 5 दिया गया है, ये दिया गया है। अब 30 3 से गुणा करेंगे तो 20 3 60 हो जाएगा, माइनस इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 20 दूना 40 और 1 41 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 5 गुणा 10 का 0, हासिल लगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और 2 0 0 1 1 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब 0 दशमलव के बाद 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है यहाँ से, तो उसको हम हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, मतलब कि 19 बचेगा इसका। ठीक है, और 19 जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर दिया गया है तीसरे में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। इस वाले चैप्टर से आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा आपके अपने यूपी बोर्ड 2026 में। ठीक है, ये गारंटी है भाई। ठीक है, इस पार्ट से तो क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 2 रूट में 3 मीटर
दूर बनती है यानी छाया जो है, तब उस सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। ये आपसे पूछ रहा है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं भाई। मान लेते हैं ये है आपका 6 मीटर का क्या हो गया, खंभा हो गया। कितने मीटर का, 6 मीटर का, ठीक है। अब खंभा तो मान लीजिए 6 मीटर का हो गया। अब कह रहा है क्या, खंभे की जो छाया है, इसकी जो छाया है 2 और रूट में 3 मीटर दूर बन रही है, तो इसकी जब छाया बनेगी तो इधर बनेगी, इधर बनेगी। भाई इसकी छाया बना लीजिए। और छाया बन कितनी रही है, 2√3 मीटर, ये इसकी छाया बन रही है। अब यहाँ पर इस तरीके से अगर दिया है तो यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर एक कोण बना लीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। अब उसके बाद आपसे कह रहा है तब उस सूर्य का उन्नयन कोण, कोण मतलब यहाँ की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब इसका नाम दे देते हैं, तो ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो गया सी हो जाएगा। तो आप सभी लोगों ने साइन थीटा कॉस थीटा तो पढ़ा ही होगा। उसमें जब हमें लंब और आधार दिया हो, क्या हो, लंब और आधार दिया हो, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, tan का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू में क्या लिखिएगा, ए बी, ठीक है, ए बी यानी लंब। उसके बाद क्या लिखिएगा, तो बी सी लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए tan लिखिए, यहाँ पर थीटा लिखिए, इक्वल टू ए बी का मान हमें दिया गया यहाँ पर 6, और बी सी का मान कितना दिया गया, 2 अंडर रूट में कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 2 से काटिएगा तो 2 से ये कटेगा 3 बार में, और ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर केवल रूट में 3 बचेगा। अब यहाँ से आपको करना है परमेयीकरण। आई होप आप सभी को परमेयीकरण करने तो आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका क्या, tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पर गुणा करिएगा तो 3√3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा केवल और केवल 3 हो जाएगा। तो ये 3 और 3 खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर आपका जो बचेगा वो tan थीटा इक्वल टू में रूट में 3 बचेगा। अब क्या करिएगा, तो अब थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है, तो tan थीटा, अब ये tan के कितने अंश का मान है, यही आपको जो है यहाँ पर क्लियर करना होगा। तो ये tan के 60 अंश का मान है भाई। tan के कितने अंश का मान है, 60 अंश का मान। तो ये tan से tan खत्म हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितना ज्ञात हो गया, 60 अंश। यही आपसे पूछा गया था, ठीक है, और आपने इसको ज्ञात कर लिया है। तो tan 60 अंश का, सॉरी, थीटा का मान कितना हमने ज्ञात किया है, 60 अंश, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में एक फार्मूला आपसे पूछा गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, इम्पॉर्टेंट। लिखा क्या है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण है, ठीक है। ये यानी कहने का मतलब ये आपसे त्रिज्य खंड का फार्मूला आपसे पूछ रहा है। तो इसका हम डायरेक्ट बता देते हैं आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं इस पर। इसका जो सूत्र होता है वो थीटा अपान में 360 डिग्री गुणे में होता है पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। 2 शून्यक होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, x² - 3 इक्वल टू में आप मान लीजिए क्या, 0 मान लीजिएगा, ठीक है। क्या मानिएगा, 0 मानिएगा। तो अब क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा x², इसको पंचांतर करिएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, 3 हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर जब हटाएगा तो यहाँ पर आपका लग जाएगा क्या, रूट में 3, ठीक है, रूट में 3 हो जाएगा। अब रूट में जब 3 होगा तो इसके साथ जो 2 चिन्ह लगेगा आपको, क्या, एक माइनस में आता है, एक प्लस में आता है, तो रूट में 3 प्लस माइनस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, 20 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन जो देखें, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मतलब मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।